एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर हम आपको पूरा 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, हम इसी चैनल पे 9th क्लास की साइंस, 10th क्लास की पूरी साइंस, 8th क्लास की साइंस, 12th क्लास की केमिस्ट्री और 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके यंगर्स ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, आप उन सबको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे बेटा कि कुछ बच्चे चूंकि हम न्यूली 11th क्लास में आते हैं, तब हमें यह पता नहीं होता है कि हमारा कितने सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास और कितने मार्क्स का हमारा ग्रांड टोटल होता है। जैसे कि 10th क्लास में हमारे पास 600 मार्क्स का ग्रांड टोटल होता था, यानी कि 600 अंक का पूरा हमारा ग्रांड टोटल होता था। 6 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन 11th में बच्चों एक सब्जेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास रह जाते हैं 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट रह जाते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, मतलब ईच सब्जेक्ट है 100 मार्क्स। अब प्रत्येक सब्जेक्ट जब चूंकि 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे ग्रांड टोटल जो बनता है बच्चों 500 नंबर बनता है। ठीक है, इसी तरह से 12th में हमारा बोर्ड होता है। चूंकि 11th हमारा बोर्ड नहीं होता, इसके पेपर हमारे कॉलेज में हो जाते हैं, लेकिन 12th क्लास क्या हो जाता है, हमारा बोर्ड हो जाता है। तो जो 11th है उसी में हम 12th समझ जाते हैं, क्योंकि जैसा 11th में ग्रांड टोटल होता है उसी से हम लेवल का 12th में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, मतलब 500 नंबर का हमारा ग्रांड टोटल होता है। क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं बेटा, एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 11th में। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी कितने मार्क्स का होता होगा? 100 मार्क्स का होता होगा। अब बेटा क्योंकि केमिस्ट्री एक साइंस का सब्जेक्ट है और जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमें जो ये नंबर होते हैं वो 2 कैटेगरी में रखने होते हैं, मतलब हमें प्रैक्टिकल के रूप में भी नंबर मिलते हैं और थ्योरी के रूप में भी नंबर मिलते हैं। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें 100 मार्क्स मिलेंगे ओवरऑल किसके? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से केवल। तो केमिस्ट्री के जो 100 मार्क्स हैं उसमें 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी होगी। अब बच्चों 70 मार्क्स की थ्योरी में हमें 2 बुक्स को पढ़ना है। कितनी? 2 बुक्स हमें पढ़नी थी। इन 2 बुक्स में हमें 14 चैप्टर पढ़ने थे। कितने चैप्टर? 14 चैप्टर हमें पढ़ने थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जब से कोरोना आया है तब से कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो 2023 और 24 के लिए भी यूपी गवर्नमेंट ने 5 यूनिट हमारी या 5 चैप्टर हमारे रिड्यूस कर दिए। तो पहले थे हमारे 14, अब बचे हमारे 9। इसका मतलब हमें आप केवल 9 चैप्टर ही पढ़ने होंगे। अब वो चैप्टर कौन कौन से पढ़ने होंगे वो मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। ठीक है, आज हम बेसिक वीडियो बना रहे हैं केवल कि सिलेबस क्या है और जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम रेगुलर का मतलब है भाई 11th क्लास का वीडियो बनाने का नंबर डेली नहीं हो सकता। क्या नहीं आ सकता बच्चों? डेली नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th इतनी क्लासेस को पढ़ाना है। इसका मतलब हर तीसरे दिन हम एक लेक्चर लिया करेंगे। ठीक है, मतलब एक वीडियो लेक्चर डालते करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखो जरा हमारे पास कितनी यूनिट पढ़नी है हमें, ये देख लो जरा। हमें टोटल 9 यूनिट पढ़नी है, इसे आप चैप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर कौन सा हमारा? हमने ये टेबल में एक चैप्टर कितने पीरियड्स में समाप्त होगा, यानी कि कितने पीरियड्स में कंप्लीट करना होगा, ये भी लिख रखा। और प्रत्येक चैप्टर कितने मार्क्स का हमारा आएगा, ठीक है, एग्जाम में, ये भी लिख दिया है। तो देखो बेटा, पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हिंदी में भी बोलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है हिंदी में सम मतलब कुछ, बेसिक मतलब मूल, कंसेप्ट मतलब होता है परिकल्पना ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा पहला चैप्टर हो गया। ठीक है,
12 पीरियड्स में इसे कंप्लीट करना होगा। कितने पीरियड्स में? 12 पीरियड्स में। ठीक है, मार्क्स कितने आएंगे इसमें? 7 मार्क्स, यानी कि एग्जाम में इस चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अर्थात परमाणु की संरचना। देखो मैं हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूं तो मैं सीबीएसई बोर्ड तो पढ़ाऊंगा ही, भाई यूपी बोर्ड वाले भी इसी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तीसरा चैप्टर है बच्चों, हाँ दूसरे चैप्टर में ये बात कर लें कि इसमें कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे और कितने मार्क्स का आएगा। तो दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना जो है उसमें टोटल 14 पीरियड्स में हमें ये कंप्लीट कराना होगा चैप्टर, और इससे हमें 9 मार्क्स अचीव होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, 9 मार्क्स का हमें एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अर्थात हिंदी में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, एंड पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बच्चों आवर्तता, आवर्तता इन प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता, गुणों में आवर्तता। ठीक है, इसमें हमें 8 लेक्चर लेने होंगे, तब हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मार्क्स इसके लिए 6 मार्क दिए गए। ठीक है, यानी कि एग्जाम में हमें 6 मार्क का मिलने वाला है। अगला फोर्थ जो यूनिट है, फोर्थ जो चैप्टर है हमारा, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अर्थात रासायनिक बंध, रासायनिक आबंध भी बोल देते बच्चे, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना है, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इसमें बच्चों हमें कितने लेक्चर लेने होंगे? 14 लेक्चर। 14 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा और 7 मार्क्स का इसमें एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर से 7 मार्क्स का हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका वेटेज है ये। ठीक है, फिफ्थ हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स यानी कि रासायनिक ऊष्मा गतिकी, रासायनिक ऊष्मा गतिकी। जो ऊष्मा गतिकी है वो लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है सॉरी, तो उसमें हमें 16 लेक्चर लेने होंगे, यानी कि 16 लगभग लेक्चरों में ये, यानी कि आधे महीने में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और आएगा कितना इस चैप्टर से एग्जाम में? 9 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का बच्चों? 9 मार्क्स का हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। 6th यूनिट यानी कि छठा हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। क्या बच्चों? रासायनिक साम्य। इसी में आयनिक साम्य भी पढ़ना होगा हमें, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो भी काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से बेटा हमें 14 लेक्चर लगेंगे और 7 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। अगला चैप्टर है हमारा बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस 6 लेक्चर लगेंगे और ये 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। केवल 4 नंबरों का आएगा ये एग्जाम में। 8वां जो हमारा चैप्टर है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे एग्जाम में, मतलब बच्चा जो 11th के एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं 12th में ये नए चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये 11th का सिलेबस है, 11th ही पढ़ाने हैं। ठीक है, तो 8th जो चैप्टर है वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कहां से बच्चों? अब यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले ली है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर रखे हमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर हमें पढ़ना सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यानी कि कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। ये हिंदी में नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत, कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। ठीक है, ये है। अच्छा, इसमें 14 लेक्चर लगने हैं और ये सबसे ज्यादा मार्क्स का है, सबसे ज्यादा मार्क्स का यही है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का 11 मार्क का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 11 नंबरों का आएगा। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे हाइड्रोकार्बन हिंदी में, हाइड्रोकार्बन को बच्चा हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है लगा, उसमें 12 लेक्चर हमें लेने पड़ेंगे, यानी 12 लेक्चर में ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जो मार्क्स मिलेंगे हमें वो 10 मिलेंगे, मतलब 10 नंबरों का ये हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं 70 मार्क्स हो जाते हैं, और
टोटल जो चैप्टर जो हो जाते हैं वो 9 चैप्टर हो जाते हैं। समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिलेबस है। अब बच्चों हमने ये जो पहला चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये कंप्लीट करा दिया है। ये वाला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है ऑलरेडी। कहाँ? क्लास में। अब तुम पूछोगे, तुम कहोगे बेटा कि क्लास में तो हम पढ़ने गए नहीं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को तो वो बच्चे भी देखेंगे जो हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, या जो मेरे सगे 2 भतीजे वो भी देख रहे होंगे। ठीक है, वो भी देख रहे होंगे, तो वो सोचेंगे कि ये वाला चैप्टर तो हमारा होगा नहीं। तो बेटा ये वाला चैप्टर अब मैं दोबारा अभी तो ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ये पढ़ा दिया और मुझे लगेगी बोरियत, क्योंकि एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ाने में क्या लगता है, बोरियत पैदा हो जाती है। इसलिए ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो पूरा सिलेबस, लेकिन ये चैप्टर मैं बाद में पढ़ा दूंगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक चैप्टर, ऐसा नहीं है कि ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा जाएगा तो पूरी केमिस्ट्री समझ में ना आएगी। भाई वो तो जिम्मेदारी मेरी है, वो तो गारंटी मेरी है कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ाऊंगा वो मुझ पर छोड़ दो यार, है ना। क्योंकि मैंने ये अभी पढ़ाया है क्लास में, तो मुझे बोरियत लगेगी, क्योंकि बार बार वही चीज पढ़ाते हुए दिमाग खराब होता है। ठीक है, समझदार हो आप। तो बेटा हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। फिर हम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर हम सबसे लास्ट में पढ़ा देंगे, या आपकी डिमांड होगी कभी बाद में कि हमें मान लो ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, तो ये वाला चैप्टर खत्म करके हम ये भी पढ़ा सकते हैं, या कोई और सा खत्म करके हम ये भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तो हम ये नहीं पढ़ाएंगे भाई, अभी जस्ट अभी खत्म किया है हमने ये क्लास में, तो हमारा वीडियो लेक्चर क्लास के बच्चे भी देखेंगे, तो बताओ उन्हें कोई बेनिफिट होगा? इसलिए उन्हें बेनिफिट ना होगा ये वाला लेक्चर, अगर मैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं तो मुझे उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन मैं इस चैनल पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स हूं, क्योंकि बेटा हर बोर्ड में भाई केमिस्ट्री तो सेम रह रही है, किसी में कोई चैप्टर में ज्यादा पढ़ना है, किसी में कम पढ़ना है, बस यही अंतर है। क्या केमिस्ट्री कहीं बदल जाएगी? भाई केमिस्ट्री तो नहीं बदल रही, कंसेप्ट बदल जाएगा? नहीं बदल रही, क्योंकि साइंस जो है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ पे आधारित है। यानी कि साइंस में जो होता है वो होता है, जो सत्य है वो सत्यता पे आधारित है साइंस। तो केमिस्ट्री भी साइंस है, तो भाई ये तो बदलेगी नहीं, चाहे तुम आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा लो, चाहे यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा लो। चैप्टर्स हो सकता है कोई उसमें नया हो, ठीक है, या किसी में कोई छोड़ दिया हो, या उसी चैप्टर में कोई एक टॉपिक और बढ़ा दिया हो, लेकिन कंसेप्ट कोई नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो कोई भी बोर्ड, हाँ अगर आप किसी भी बोर्ड से, तो आप इस चैनल पे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में पक्का आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। ठीक है, तो आज हम जरा स्टार्ट कर लें। हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरी यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप अच्छे प्यारे नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, फिर हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट कर दिया करेंगे, फिर हम जो हमारी एनसीईआरटी है उसकी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। उस एनसीईआरटी के हम सारे के सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे जरूर। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन पहले हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर स्टेबल करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस लगा लिए तो आपका वो कॉन्सेप्ट स्टेबल हो जाता है। अब मान लीजिए पढ़ के छोड़ दिया, तो देखो ह्यूमन मेमोरी क्या है, आदमी की जो याद रखने की क्षमता है वो बहुत कम है भाई। कुछ ही चीजों को तो याद रख सकता है एक समय में, जैसे ही समय बीतता जाता है हम भूलते जाते हैं, क्योंकि नई चीजें ऐड हो रही हैं लगातार। तो इसीलिए अगर उसे स्टेबल करना है ज्यादा दिनों के लिए तो उस कंसेप्ट पर बेस्ड हमें क्वेश्चन लगाने होंगे। जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएंगे हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उतना ही वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि स्थायी हो जाएगा। ठीक है, सदा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर आप डाल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है बेटा, दूसरा चैप्टर डालें। ये नोट कर लेना बेटा, जिसने नोट ना किया था पॉज करके वीडियो नोट कर लो, नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि भाई हम लड़ने जा रहे हैं जंग।
अब ये जंग क्या है, इस जंग की हमें अगर इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा तो हम क्या लड़ेंगे। मतलब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें यही नहीं पता होगा कि कितने चैप्टरों से हमें डील करना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है, कौन सा कम मार्क्स का है। मान लो बाद में हमें कोई चैप्टर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे चैप्टर को छोड़ेंगे जो कम मार्क्स का होगा, है ना भाई। तो इसी तरह से हमें ये पूरा का पूरा सिलेबस भी पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अरे चैप्टर को, ये जो सिलेबस है इतना हार्ड तो है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम अपना चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हिंदी में बात करें बच्चा तो परमाणु की संरचना। अब ये चैप्टर है परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जब भी बच्चों आप चैप्टर स्टार्ट करें, उस चैप्टर में भी हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो देखो हमें पढ़ना क्या है, जरा इस चैप्टर का सिलेबस देख लेते हैं। पढ़ना क्या क्या है हमें, देखो जरा। तो बेटा इस चैप्टर में हमें सबसे पहले तो जो एटम होता है, उस एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम जो होता है, प्राचीन काल में तो हम ये मानते थे भाई, जैसा कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि बेसिक फंडामेंटल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है सबसे छोटा वो एटम होता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। और ये इंडिविजुअल होता है, यानी कि इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इससे छोटा नहीं बना सकते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप जानते हो कि एटम में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी छोटे छोटे, इनसे भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि उन छोटे छोटे अपरमाणविक कणों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक नाम दे दिया है कैथोड रेज। क्या बच्चों, कैथोड रेज। तो हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज के बारे में पढ़ना। अच्छा, इसी तरह से हमें किसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ना, फिर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ना बच्चों इस चैप्टर में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हाँ, हिंदी में बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें, ठीक। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज को हम बच्चों क्या कहते हैं, कैनाल रेज। कभी कभी इसे हम एनोड रेज भी बोल देते हैं। कौन सी रेज, एनोड रेज। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस है प्रोटॉन और कैनाल रेज में, ठीक है। वो बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेज या एनोड रेज के बारे में, यानी कि प्रोटॉन की खोज, और प्रोटॉन की खोज कैनाल रेज से हुई है, ठीक है। एनोड रेज, ठीक, इनके नाम है। कैनाल रेज को एनोड रेज भी कह दिया है क्योंकि ये एनोड से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन चूंकि कैथोड से निकले थे इसलिए कैथोड रेज बोल दिया, ठीक है। इसी में हमें पढ़ना है बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब बच्चों इतना पढ़ने के बाद फिर हमें कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, कुछ एटॉमिक मॉडल्स। अब ये एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, परमाणु के मॉडलों के बारे में पढ़ना है, यानी कि कुछ थ्योरी पढ़नी है जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में दी थी। यानी कि किसी एटम में भी ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं कहाँ होते हैं, किस तरह से होती है, क्या इनका एनर्जी होती है, ठीक है। ये सब बताने के लिए, ये सब समझाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स रिप्रेजेंट किए, प्रस्तुत किए या सजेस्ट किए, ठीक है, या प्रपोज किए। वो मॉडल्स
उसको हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हमें जॉन जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। फिर हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है। अच्छा, हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। हमें जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। हमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना है। हमें बच्चों रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल पढ़ना है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। फिर ये भी फेल हो जाएंगे। फिर बच्चों हमें क्या पढ़ना होगा? फिर हमें पढ़ना है नील बोर्स के बारे में। किसके बारे में? नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। भाई इस जो नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी है, इसने क्रांति ला दी थी। यहां से नील बोर की एटॉमिक थ्योरी से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। रेडियस पे बेस हो सकते हैं, वो एनर्जी बेस हो सकते हैं, ठीक है। वेव लेंथ पर बेस हो सकते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं, इस थ्योरी से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हमें देखने हैं नील बोर की एटॉमिक थ्योरी में। फिर नील बोर की एटॉमिक थ्योरी के बाद आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि एटॉमिक थ्योरी की एडवांस या मॉडर्न थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिर बच्चों हमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग। एक साइंटिस्ट हुए हैं, हाइजेनबर्ग ने भी एक रूल दिया था या प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था। उनके प्रिंसिपल या उनका सिद्धांत पढ़ना है। हाइजेनबर्ग SEN भी होता है, ZEN भी हो सकता है। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। बेसिकली वो पूरा नाम क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूरा होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ अनसर्टेनिटी मैंने ना लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें तो अभी ये बेसिकली ये समझना है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। जब टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो पूरा नाम भी लिख देंगे, ठीक है। तो आपको हो गया आइडिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ना है, कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी पढ़ना। फिर हमें बच्चों यहीं पे कुछ श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी थी, श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी थी, वो वेव इक्वेशन भी पढ़ लेनी है। वेव इक्वेशन। अच्छा बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो पढ़ ली हमने, तो यहाँ पे हमें जो हाइड्रोजन एटम है उसके स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ना है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नील बोर केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए थे और किसी के नहीं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लेना हमें। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना बहुत है, क्योंकि 14 चैप्टर उसमें पीरियड में आई थिंक कंप्लीट करना था या 12 में, तो काफी सारे टॉपिक है, ठीक है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये पढ़ना है। फिर उसके बाद बच्चों हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद देखो जरा, हमें पढ़ लेना है, इधर लिखूं। उसके बाद बच्चों हमें पढ़ लेना है कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको पूरी पीरियड टेबल के जितने भी 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं, उन
उन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सिखा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचना या निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें किसी भी एटम का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें वो ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमें यहाँ पे ऑफ वाउस प्रिंसिपल पढ़ना है, ऑफ वाउस प्रिंसिपल पढ़ना है। ऑफ वाउस प्रिंसिपल मतलब ऑफ वाउ का सिद्धांत। यहीं पे बच्चों हमें पाउली का पाउलीज लॉ यानी कि पाउली का नियम पढ़ना है। ये तो ऑफ वाउ का सिद्धांत पढ़ना है, यहाँ पे पाउली का नियम पढ़ना है। ठीक है, यहीं पे बच्चों हमें हुंड का नियम पढ़ना है, हुंड्स रूल क्या पढ़ना है, हुंड का नियम पढ़ना है। यहीं पे हमें बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन भी पढ़नी है। कौन सी इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली की समीकरण पढ़नी है हमें। यहाँ पे दिख रहा है डी ब्रोगली की समीकरण पढ़ लेनी है हमको। फिर बच्चों हमें यहाँ पे अभी और भी पढ़ना, क्वांटम नंबर्स को पढ़ना। देखो ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था वो क्वांटम नंबर पर बेस्ड था। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, इससे बहुत सारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्वांटम नंबर क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स को पढ़ना है, क्वांटम संख्याओं को पढ़ना है। ठीक है, डी ब्रोगली की समीकरण पढ़नी है, क्वांटम संख्या पढ़ना है। क्वांटम संख्या चूंकि 4 होंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चारों पढ़नी है हमें शॉर्ट में। चारों को, एक को एन से, दूसरी को एल से, तीसरी को एम से और चौथी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पढ़ना हमें। ठीक है, और भी कुछ अगर एक आध टॉपिक, अब तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो बच गया हो। ये सारा का सारा हमें पूरा सिलेबस इस चैप्टर में इतना पढ़ना। अब देख लो आप, इतने टॉपिक है बेटा। ये एक टॉपिक पढ़ाने में मतलब एक लेक्चर भी लग सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी लेक्चर में 2 टॉपिक कवर हो जाए, हो सकता है कोई टॉपिक 2 लेक्चर में ही कवर हो। ठीक है, तो इस तरह से ये इतना तो सिलेबस है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप इसे हल्के में भी ना लें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, छोटे छोटे हम लेक्चर डालते रहेंगे 30-30 मिनट के। आप 30 मिनट निकालें रोज। और देखो क्लास में 1 घंटे में इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना आप ऑनलाइन 30 मिनट में पढ़ लेते हैं। क्यों, कारण ये है कि वहां पे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, हमें बच्चे के पास जाके, अब मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ऑफलाइन में, तो हम उसके पास जाकर उसे पूछना पड़ता है भाई, और भी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। एक पीरियड में बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि कौन सी स्टडी बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैं कहूंगा भाई दोनों ही बेहतर है। बस आप किसे सजेस्ट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो देखो आपको ऑफलाइन बेटर। अगर आप मान लो उस सब्जेक्ट में कतई 0 है मतलब, तो आपको ऑफलाइन बेटर है। ठीक, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा चल पड़े हैं तो बेटा आपको ऑनलाइन बेहतर होगी। क्यों, क्योंकि समय बचेगा। ठीक है, दोनों स्टडी बेहतर है। आप देख लो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने बता दिया पूरा चैप्टर के बारे में। अब कल से हम अपना पहला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सारा का सारा सब कुछ बता ही दिया है। अब हम कल से अच्छे से स्टडी करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि भाई देखो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको, अगर देखो आज तो मैंने ये बताया, कल जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि भाई आज हम शेयर ना करेंगे इस लिंक को, ठीक है, यानी सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे अपने दोस्तों से, तो भाई कल पढ़ने के बाद तब करवा देना, हम कब आगे जाने। ठीक है, कल का मतलब जब भी अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, हो सकता है परसों हो सकता है कल ही हो, लग रहा है मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब बेटा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शेयर कर देना यार। ठीक है।